हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक सैम्पल पेपर है जिसमें आप फिजिक्स और बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आपके बोर्ड एग्जाम आप आ गए हैं। तो आज हम केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास है सेक्शन ए। ये आपको बताइए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये है, द टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशंस पी, क्यू, आर एंड एस। इसमें आपको पी, क्यू और आर, एस इन सबकी पीएच वैल्यू दी गई है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। यानी कि आपको इन सॉल्यूशंस को हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन की बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना है। आपको पता होगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड हाइड्रोनियम आयन, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इट मींस जिसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होगी उसका हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लेवल कम होगा और जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी उसमें हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इट मींस सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू किसकी है इसमें, एस की। इसका मतलब सबसे कम हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन सबसे कम किसमें होगी, एस के अंदर। और सबसे ज्यादा पीएच वैल्यू कम किसकी है, पी की। इसका मतलब आयन कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसके अंदर होंगे, पी के अंदर। तो अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर सेट करें तो सबसे कम किसके अंदर है, एस के अंदर। उसके बाद आएगा हमारे पास क्यू, फिर आएगा हमारे पास आर एंड देन हमारे पास आएगा पी। दिस इज द रिलेशनशिप एंड द ऑप्शन इज सी, यानी हमारा आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इसके अंदर हमारे पास रिएक्टेंट्स होते हैं और प्रोडक्ट्स भी होते हैं। और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन क्या होती है, वो इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास हर सब्सटेंस का एक्चुअल नंबर पता होता है। तो वो ये पूछ रहे हैं आपसे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। आपने पढ़ा होगा एक लॉ कि एटम्स और मास can neither be destroyed nor created. It means chemistry follow the law of conservation of mass. It means the mass of reactants is equal to mass of products. So answer is C. Now question number 3. Marble statues are corroded or stained when they repeatedly come into contact with polluted rainwater. Identify the main reason. क्वेश्चन में पूछा है आपसे पॉल्यूटेड रेन वाटर की वजह से मार्बल स्टैचूज कोरोड हो रही है, इसका रीजन क्या है। आपको पता होगा जो पॉल्यूटेड रेन वाटर है ये कैसा होता है, एसिडिक। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा। अब ये सब क्या है, एसिड है। और जो मार्बल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट विच इज बेस एंड दीज आर एसिड्स। और हमें पता है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, सॉल्ट बनता है। इसका मतलब ये जो एसिड्स हैं इस बेस से रिएक्ट करेंगे मार्बल से और इसे कोरोड कर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू कैल्शियम ऑक्साइड, ये रॉन्ग है। सेकेंड है पॉल्यूटेड वाटर इज बेसिक, ये क्वेश्चन तो यहीं पे गलत हो गया ऑप्शन, क्योंकि पॉल्यूटेड वाटर कैसा होता है नेचर में, एसिडिक। सी ऑप्शन, polluted water is acidic in nature, hence it reacts with calcium carbonate। ये हमारा ऑप्शन है सी, सही है। एक बार डी भी हम चेक कर लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा आंसर है सी, polluted water is acidic in nature, hence it reacts with calcium carbonate। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, Which of the options in the given table are correct? तो यहाँ पे आपको कुछ सोर्सेज दिए हुए हैं, ऑरेंज, सावर मिल्क, आंटस्टिंग एंड टैमरिन। इनमें आपको बताना है किसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन में आपसे इसने पूछा है कौन सा सीक्वेंस इन सब में सही है। तो पहले हम चेक करते हैं, क्या ऑरेंज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, नहीं। ऑरेंज में कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। सेकेंड है सावर मिल्क, इसमें लैक्टिक एसिड होता है, यस इसमें लैक्टिक एसिड होता है। सेकेंड है आंटस्टिंग, क्या इसमें मेथेनिक एसिड होता है, यस होता है। इसका एक नाम और होता है मेथेनिक एसिड का, दिस इज फॉर्मिक एसिड। एंड द फोर्थ ऑप्शन टैमरिंड, टैमरिंड के अंदर क्या एसिडिक एसिड होता है, नहीं। इसमें कौन सा एसिड होता है, टार्ट्रिक एसिड। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या फर्स्ट और सेकेंड सही है, क्या फर्स्ट सही है, नहीं फर्स्ट गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बी हम चेक करते हैं, फर्स्ट एंड फोर्थ क्या सही है, नहीं फर्स्ट हमारा गलत है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन हम देखते हैं, क्या सेकंड और थर्ड सही है, जी हाँ सेकंड और थर्ड बिल्कुल हमारे सही है, तो हमारा ऑप्शन होता है सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5, a substance X turns red litmus blue, it will change methyl orange. तो उसमें हमें किसकी रिएक्शन दिखानी है? मिथाइल ऑरेंज की. क्या होता है मिथाइल ऑरेंज? इट्स अ सिंथेटिक इंडिकेटर, जो क्या बताता है कि एक सब्सटेंस जो प्रेजेंट है वो एसिड है कि बेस है. अब हमारे पास सब्सटेंस दिया हुआ है इसमें X, उसने क्या किया है, इसे टर्न कर दिया किसके अंदर? रेड को ब्लू में. इट कन्वर्ट्स रेड टू ब्लू. हमें पता है अगर लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाता है इट मीन्स वो क्या होगा? बेस. इसका मतलब हमें ये देखना है कि X कोई बेस है जो किससे रिएक्ट कर रहा है? मिथाइल ऑरेंज से. अगर वो मिथाइल ऑरेंज से रिएक्ट करता है बेस, तो कौन सा कलर आता है हमेशा? येलो कलर. अब हमारा येलो कलर का ऑप्शन कौन सा है? ए. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 6, select from the following statement which is true for bases. अब हमें ये बताना है कि बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं. फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, बेसिस आर बिटर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड. ये तो सही है कि बेसिस आर बिटर, बेसिस कड़वे होते हैं टेस्ट में, बट ये स्टेटमेंट गलत है कि टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, जबकि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? रेड लिटमस टू ब्लू. तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत. सेकेंड, बेसिस हैव अ pH लेस देन 7. ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि हमें पता है बेसिस की pH वैल्यू क्या होती है? अबव 7 होती है. तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है. सी ऑप्शन हम देखते हैं, बेसिस आर सॉर. ये स्टेटमेंट तो यही गलत हो गया क्योंकि बेसिस आर बिटर नॉट सॉर. डी ऑप्शन हम चेक करते हैं, बेसिस टर्न पिंक व्हेन अ ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन इज एडेड टू देम. फिनोल्फ्थालीन भी क्या है? हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर. तो ये क्या करता है? जब ये बेस से रिएक्ट करता है तो ये कलर देता है पिंक, यानी कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which 3 allotropes of carbon do the given figures represent? What do you mean by allotropes? Allotropes क्या होते हैं? किसके allotropes पूछे इन्होंने? कार्बन के. एलोट्रोप्स का मतलब क्या है? कार्बन के. एलोट्रोप्स का मतलब, इसका मतलब ये है कि कार्बन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म्स में आपको मिलेगा. तो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं, आपको पता होगा. एक होता है डायमंड, एक होता है ग्रेफाइट, एक होता है बंकमिस्टर फुलरिन. तो यहाँ पे हम तीनों ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. ये जो पहला स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. इट मीन्स किसका स्ट्रक्चर होता है? ये ग्रेफाइट का. सेकेंड आपको दिया है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल का मतलब this one. This is a tetrahedral structure. थर्ड ऑप्शन इज क्या दिया है? इट्स अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर. कितने कार्बन का होता है ये? 60 कार्बन का. और इसे हम क्या बोलते हैं? बंकमिस्टर फुलरिन. तो हमारा ऑप्शन जो फर्स्ट है वो है ग्रेफाइट, सेकंड जो है हमारा है डायमंड, और थर्ड है हमारा बंकमिस्टर फुलरिन. तो इस अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है? ए चेक करते हैं. ए क्या फर्स्ट ग्रेफाइट है? नहीं है. सेकंड देखते हैं, फर्स्ट वाला क्या ग्रेफाइट है? यस ग्रेफाइट है. सेकेंड वाला बंकमिस्टर फुलरिन है क्या? नहीं है. तो सेकेंड ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. सी चेक करते हैं, क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा डायमंड है? नहीं, फर्स्ट हमारा ग्रेफाइट है. तो सी ऑप्शन भी रॉन्ग. हम डी ऑप्शन चेक करते हैं, क्या फर्स्ट ऑप्शन हमारा ग्रेफाइट है? यस ग्रेफाइट है. सेकेंड हमारा डायमंड है? यस हमारा डायमंड है. और थर्ड हमारा बंकमिस्टर फुलरिन है? यस. तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट. ये हमारे केमिस्ट्री कुछ एमसीक्यूज हो गए हैं. 8, 9 सब बायो क्वेश्चंस हैं. 10 बायो. अब चलते हैं हम असर्शन रीजन में. इसमें क्वेश्चन नंबर 17 जो है केमिस्ट्री का क्वेश्चन है. असर्शन रीजन का मतलब क्या होता है? आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? असर्शन. सेकेंड ऑप्शन आपको दिया होता है रीजन का. उस रीजन का मतलब ये होता है कि जो स्टेटमेंट दिया है असर्शन में, क्या वो रीजन उसका करेक्ट आंसर है कि नहीं है. इसके आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं. फर्स्ट होता है ये कि बोथ असर्शन और रीजन दोनों सही है, और जो रीजन है इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. बी आंसर आपका तब होगा जब असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. सी ऑप्शन क्या होगा? असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है? फॉल्स है. और डी ऑप्शन कब होगा आपका? जब असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू है. तो हम पहले क्वेश्चन चेक करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करेंगे. क्वेश्चन नंबर 17 है, आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स. सबको पता है आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं?
आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है। अगर कहीं भी इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज होता है इट मींस उनके अंदर फोर्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। रीजन चेक करते हैं क्या दिया है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन इन आयनिक कंपाउंड्स। तो क्या रीजन सही है? जी हाँ, ये रीजन बिल्कुल सही है, यानी कि इसका आंसर जाएगा ए कि असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर इज ए। नाउ सेक्शन बी। सेक्शन बी इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्वेश्चन नंबर 21 जो दिया है, व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर द हीटेड कॉपर ऑक्साइड, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। तो इसमें आपसे ये पूछा है कि कॉपर ऑक्साइड, हीटेड कॉपर ऑक्साइड पे जब हाइड्रोजन गैस पास की जाएगी तो क्या होगा, और इसमें आपको उसकी केमिकल रिएक्शन भी लिखनी है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होगी? कॉपर ऑक्साइड, क्या फॉर्मूला होता है कॉपर ऑक्साइड का? CuO। उसकी रिएक्शन किससे करवानी है हमें? हाइड्रोजन गैस। और क्या करना है? इसको हीट करना है। जब इसको हम हीट करते हैं तो हमें क्या दिखता है? Cu अलग हो जाएगा और वाटर बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होता है। यहाँ पे क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से क्या हुआ? ऑक्सीजन रिमूव हो गया और क्या बन गया? कॉपर। हमें पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन, यानी कि यहाँ पे Cu का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया है। हाइड्रोजन में क्या हो गया? वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है? रिडॉक्स रिएक्शन हुई है और ब्लैक कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया है? रेड ब्राउन कॉपर में। तो इट इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और दिया है हमें। इन द अरेंजमेंट शोन बिलो देयर आर 3 टेस्ट ट्यूब्स marked A, B and C. Few clean iron nails are placed in these tubes. Water is poured in test tube A, boiled distilled water and 1 ml of oil are poured in test tube B and anhydrous calcium chloride is added in test tube C. इसका मतलब हमें यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब दी हुई है, जैसा कि आपको दिख रहा है। टेस्ट ट्यूब के अंदर, इस A के अंदर क्या क्या डाला है इन्होंने? आयरन नील डाली है और क्या प्रेजेंट है? बॉइल्ड वाटर। सेकेंड टेस्ट ट्यूब जो है इसमें क्या है हमारे पास? सॉरी, फर्स्ट वाले के अंदर हमारे पास नॉर्मल वाटर है और आयरन नेल है। बी वाले में इन्होंने क्या डाला है? बॉइल्ड डिस्टिल वाटर डाला है, एक ऑयल की लेयर डाल दी है और उसके अंदर क्या डाली है फिर? आयरन नेल। और थर्ड टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या डाला है हमारे पास? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, इसमें क्या डाला है इन्होंने? आयरन नेल। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इन्होंने? व्हाट आर द 2 ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रॉम द गिवन अरेंजमेंट। 2 दिन के बाद, कुछ दिनों के बाद इसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई देंगे? तो कितने ऑब्जर्वेशन पूछे इन्होंने आपसे? 2 ऑब्जर्वेशंस। तो पहली वाली टेस्ट ट्यूब चेक करते हैं। इसमें क्या क्या प्रेजेंट है? एयर है और वाटर है और क्या है? आयरन नेल। तो हमें पता है आयरन नेल क्या होती है? रस्टिंग करती है। किसकी प्रेजेंस में करती है? वाटर और एयर की प्रेजेंस में। इसका मतलब टेस्ट ट्यूब ए के अंदर एयर भी है, वाटर भी है और आयरन नेल भी है। इसका मतलब यहाँ पे रस्टिंग होगी। ठीक है, सेकेंड टेस्ट ट्यूब देखते हैं हम। यहाँ डिस्टिल वाटर तो है बट यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने? ऑयल की लेयर लगा दी है और उसके ऊपर क्या है? एयर है। इसका मतलब एयर का कांटेक्ट टूट गया है आयरन से। इसका मतलब यहाँ पे अब रस्टिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वाटर अलोन रस्टिंग नहीं कर सकता। इसका मतलब यहाँ पे रस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्ट ट्यूब सी देखते हैं हम। इसमें क्या किया है इन्होंने? वाटर तो नहीं लिया है और क्या दिया है यहाँ पे इन्होंने? एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड दिया है और एयर है यहाँ पे। एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? ड्राई, मीन्स नो वाटर। अगर यहाँ पे वाटर नहीं है और ये ड्राई स्टेट में है, इसका मतलब ये एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सारी ऑक्सीजन मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगा और अगर मॉइस्चर ही नहीं होगी तो यहाँ पे रस्टिंग भी दोबारा नहीं होगी। तो हमने क्या देखा ऑब्जर्वेशन में कि रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और एयर का होना जरूरी है। So these are the observations of this experiment. क्वेश्चन नंबर 22 बायो है, 23 भी बायो, 24 बायो। इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है। इसमें क्वेश्चन नंबर 27 केमिस्ट्री है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है?
In an experimental setup, 10 ml of copper sulfate is taken in both test tubes A and B. इसका मतलब दो टेस्ट ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या लिया है, कॉपर सल्फेट, कितना 10 ml. Iron nails are dipped in test tube B for about 20 minutes. इन्होंने सिर्फ टेस्ट ट्यूब B में ही क्या लिए है, आयरन नेल, कितनी देर के लिए, 20 मिनट्स के लिए. The figure shows the comparison of iron nails and copper sulfate solutions before and after the reaction. Observe the given figure and answer the following question that follow. Question number 1. What changes in the color of iron nail and copper sulfate solution do you observe after keeping the iron nail dipped in copper sulfate solution for about 20 minutes? तो उन्होंने आपसे ये पूछा है कलर में क्या चेंज होगा, किसके कलर में, आयरन नेल के कलर में और कॉपर सल्फेट के कलर में. तो हम इसमें एक रिएक्शन क्या देखते हैं, कॉपर सल्फेट CuSO4. इस टेस्ट ट्यूब बी में क्या डाली थी इन्होंने, आयरन. इसका मतलब आयरन क्या करेगा, रिएक्ट करेगा कॉपर सल्फेट से. आपको पता होगा आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. इसका मतलब आयरन क्या करेगा, इस कॉपर को इस सोल्यूशन में से डिस्प्लेस करके खुद ऐड हो जाएगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर इसमें से अलग हो जाएगा. कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू. लेकिन इसमें रिएक्शन के बाद क्या बन गया, ये आयरन सल्फेट बन गया है और कॉपर अलग हो गया. आयरन सल्फेट का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर. इसका मतलब क्या होगा, ये कॉपर जब अलग हो जाएगा तो किसके ऊपर पोजीशन आ जाएगा, इसका आयरन नेल के ऊपर. यानी आयरन नेल के ऊपर जो कलर होगा सरफेस पे वो होगा रेडिश ब्राउन, क्योंकि उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो जाएगा. और कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में क्या फर्क पड़ेगा, इसका कलर क्या होगा, फेड हो जाएगा. क्यों, क्योंकि कॉपर सल्फेट में से कॉपर क्या हो गया है, डिस्प्लेस हो गया है. किसकी वजह से, आयरन की वजह से. चलिए सेकंड नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डज द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड बाय एडिंग आयरन नेल इन इट. इसका आंसर पता चल ही गया है आपको, क्यों होगा फेड, क्योंकि आयरन मोर रिएक्टिव है कॉपर से. तो कॉपर सल्फेट में से आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, इस वजह से ब्लू कलर कैसा हो जाएगा, फेड हो जाएगा. राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व. केमिकल रिएक्शन हमने यहां लिख दी है. नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन द अबव एक्टिविटी. अब बताइए कौन सी टाइप की रिएक्शन है. चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट. तो कौन सी रिएक्शन है ये, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 28. ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्या क्या दिया है देखिए, इसके अंदर एक टेस्ट ट्यूब ली गई है, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाले हैं, उसमें से कोई गैस निकल रही बबल्स की फॉर्म में. और जब इसको दूसरे बीकर में लिया गया है सोप सॉल्यूशन में, तो वहां पे भी क्या आ रहे हैं, सोप में बबल्स आ रहे हैं. और क्या लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. क्वेश्चन नंबर 1. विच गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड. इसका मतलब हमें यहाँ पे जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है. हम करवाते हैं जिंक Zn, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. अब क्या होगा इसके अंदर, क्या बनेगा, इस रिएक्शन में बनेगा जिंक सल्फेट और क्या हो जाएगा, इसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी. इसका मतलब यहाँ पे जो गैसेस के बबल्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के रिमूवल की वजह से. तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड. अब इन्होंने ये पूछा है, ये जो गैस निकल रही है आप बोल रहे हो हाइड्रोजन गैस है, तो कैसे प्रूफ करोगे कि हाइड्रोजन गैस ही है. आपको पता होगा हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम जलती हुई माचिस या कैंडल लेके जाते हैं तो इट विल ऊज आउट विद अ पॉपिंग साउंड. यानी इसमें एक छोटा सा एक्सप्लोजन होता है, पॉपिंग साउंड निकलता है. और पॉपिंग साउंड सिर्फ निकलने की वजह क्या है कि वहां पे सिर्फ क्या प्रेजेंट होगी, हाइड्रोजन गैस. इसका मतलब बर्निंग कैंडल हमें रिप्रेजेंट करेगी कि यहाँ पे पॉप साउंड जो निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस की वजह से निकल रहा है. थर्ड, नेम द सॉल्ट प्रोड्यूस्ड व्हेन जिंक मेटल रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. अब थर्ड क्वेश्चन जो दिया है, सॉल्ट का नाम बताना है. जिंक रिएक्ट कर रहा है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से. रिएक्शन पता है आपको, जिंक क्या है, मेटल, NOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस. तो मेटल की जब रिएक्शन करवाते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस से तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2. और साथ में क्या होगा यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा. क्या ये इक्वेशन बैलेंस है,
नहीं है। तो हम क्या करेंगे, चेक करते हैं बैलेंस करने के लिए। जिंक के कितने एटम्स हैं, 1, यहाँ भी कितने हैं, 1, ठीक है। सोडियम कितने हैं, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है, 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ लगा दिया हमने 2, तो सोडियम तो बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 2, यहाँ भी कितने हैं, 2, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ भी कितने हैं, 2। तो इट्स अ बैलेंस्ड रिएक्शन, यानी कि जब जिंक रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो क्या बनता है, सोडियम जिंकेट। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, कैन ऑल बेसेस रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स? क्या सारे बेस एक्टिव मेटल से रिएक्ट करते हैं? नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी कि ये भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। और बेसिस भी क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, यानी ये भी क्या रिएक्ट करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो इनके बीच में कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। इसका मतलब सारे बेसिस सारे मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। इसके दो एक्सेप्शन है हमारे पास, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम ये दो हमारे पास ऐसे मेटल है जो बेसिस से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं, और इनको बोलते हैं एम्फोटेरिक मेटल। क्या होते हैं एम्फोटेरिक मेटल्स? वो मेटल जो एसिड और बेस दोनों से क्या कर लेते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं हम एम्फोटेरिक मेटल्स। केमिस्ट्री का हमारे पास सी सेक्शन हो गया है। अब हम करेंगे सेक्शन डी। नाउ सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 34। इट्स अ लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को आप केयरफुली पढ़ेंगे, हम क्या आंसर करेक्टली देने हैं हमें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, नेम 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दैट आर यूज्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल्स टू एसिड्स। इसका मतलब आपको क्या बताना है, यहाँ पे 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के नाम देने हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते क्या है, 2 सब्सटेंसेस विच ऐड ऑक्सीजन टू अदर सब्सटेंसेस, यानी कि जो ऑक्सीजन को दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर देते हैं उन्हें बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इनमें आपको नाम लिखने हैं 2, और कौन से नाम लिखने हैं, वो जो अल्कोहल को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिड के अंदर। तो कुछ एग्जाम्पल कौन से होंगे 2? फर्स्ट एग्जाम्पल होगा इसका KMnO4, दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। और सेकेंड एग्जाम्पल होगा इसका K2Cr2O7, दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ही क्या करते हैं, अल्कोहल को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी का एक पार्ट और दिया है, इसमें क्वेश्चन एक और ऐड किया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करना है किस बेसिस पे, पहला लिटमस टेस्ट और बी है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बेस पे। चलिए तो पहले हम लिटमस टेस्ट की बात करते हैं। यहां हमारे पास है इथेनॉल और यहां पर हमारे पास इथेनोइक एसिड। लिटमस टेस्ट की बात करें तो लिटमस टेस्ट जो है इथेनॉल में काम नहीं करता, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि इथेनॉल इज अ वेरी वेरी वीक एसिड, ये कोई टेस्ट देगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और इथेनॉइक एसिड जो है ये एक एसिड है, तो ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को किसमें चेंज कर देगा, रेड में, यानी लिटमस पेपर ब्लू से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, रेड के अंदर। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा लिटमस टेस्ट हो गया। सेकेंड उन्होंने बोला है किससे रिएक्शन करवानी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या फॉर्मूला होता है इसका, NaHCO3। अब इससे रिएक्शन करवानी किसकी, इथेनॉल से। तो इथेनॉल अगेन सोडियम बाइकार्बोनेट से कोई रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, मैंने आपको बताया अभी, इथेनॉल क्या है, बहुत ज्यादा वीक एसिड है, और ये क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, इट्स अ वीक बेस। आपको पता है वीक एसिड और वीक बेस कभी भी आपस में रिएक्ट नहीं करते, इसलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। अब बात करते हैं हम किसकी, इथेनोइक एसिड की। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। क्लियर, किससे रिएक्शन करवानी है इसकी हमें, सोडियम बाइकार्बोनेट से, NaHCO3। क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा सोडियम एसीटेट, CH3COONA, यानी कि सोडियम ने डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को, तो इस वजह से यहां पे क्या बनेगा, वाटर प्लस CO2। यहां पे जो फॉर्मूला बना है वो बना है सोडियम एसीटेट। इसका मतलब इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करके क्या बनाता है,
सोडियम एसीटेट बनाता है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, द टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ 4 एलिमेंट्स। यहाँ 4 एलिमेंट दिए हैं P, Q, R और S। इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया गया है। P का है 2,6। अगर हम इसका एटॉमिक नंबर निकाले तो हम क्या करेंगे, इस सारे इलेक्ट्रॉन्स को प्लस कर दे तो एटॉमिक नंबर निकल जाएगा। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ 8। और 8 एटॉमिक नंबर किसका होता है, ऑक्सीजन का। चलिए Q कितना है 2 + 8 10 और 1 11, किसका होता है सोडियम Na। R कितना है 2 8 और 7, कितना हुआ टोटल 17, किसका होता है क्लोरीन का। फिर S 2 + 8 + 8 कितना हुआ 18, ये किसका होता है आर्गन का। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ए हमारे पास, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स विथ कार्बन। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड वो होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं 2 एटम्स के बीच में, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाता है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से एलिमेंट कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो पहले हम चेक करते हैं क्या ऑक्सीजन बनाएगा। यस, ऑक्सीजन बनाता है, आपको पता होगा CO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दोनों क्या बनाते हैं कार्बन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसका मतलब ऑक्सीजन बनाएगा। क्या सोडियम बनाएगा, सोडियम नहीं बनाता क्योंकि ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। थर्ड बात करते हैं हम क्लोरीन की, क्या क्लोरीन कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ, यस बनाता है। इसका एग्जांपल पता होगा आपको CCl4 कैल्शियम क्लोराइड। फोर्थ बात करते हैं हम ऑर्गन की, क्या ऑर्गन बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा क्योंकि इट्स अ नोबल गैस, इनर्ट गैस। नोबल गैस क्या होती है, जिनका आउटर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पूरा कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कोई रिएक्शन नहीं करता। तो मतलब कौन कौन से 2 एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, यहाँ पर आएगा ऑक्सीजन और क्लोरीन, ठीक है। बी, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। या पूछा है ये 2 एलिमेंट रिएक्ट कर रहे हैं कार्बन से, ऑक्सीजन और क्लोरीन, इनमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कार्बन के साथ सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाता है। तो कौन सा बनाता है, ऑक्सीजन। क्यों, इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको पता होगा, ईथर्स है, एल्कोहल्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब कंपाउंड किसके साथ बनता है, ऑक्सीजन के साथ। इसका मतलब ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ रिएक्ट करके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। कार्बन की कौन सी 2 प्रॉपर्टी होती है, एक होती है पता होगा आपको कैटिनेशन प्रॉपर्टी और दूसरी टेट्रावैलेंसी। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है 4, इसलिए बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। और कैटिनेशन का मतलब क्या होता है, इट्स द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कंबाइन टू सेल्फ, खुद से ही कार्बन रिएक्ट करके क्या बनाता है, कार्बन की एक लॉन्ग चेन बनाता है। इन 2 प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके बहुत सारे कंपाउंड बनाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा 34। अब और में एक क्वेश्चन और दिया है, कंपेयर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन एंड क्लींजिंग एक्शन इन हार्ड वाटर। सबको पता है क्या क्वेश्चन, ये सोप और डिटर्जेंट केमिकल कंपोजिशन बताना है आपको। आपको पता होगा सोप क्या है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है। और डिटर्जेंट्स क्या होते हैं, दीज आर एल्यूमिनियम और सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड चेन होती है, ठीक है। ये तो हुई ही कंपोजिशन की बात। क्लींजिंग एक्शन की बात करें हम तो आपको पता होगा हार्ड वाटर क्या होता है, जिसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसे बोलते हैं हम हार्ड वाटर। तो जो सोप है वो हार्ड वाटर यानी कि मैग्नीशियम और कैल्शियम से रिएक्ट करके एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्कम। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है और इस वजह से कपड़े सोप से साफ नहीं धुलते हैं। तो उसकी जगह हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स जो होते हैं ये हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में अच्छे से अपना काम करते हैं और हमारे कपड़े अच्छे से साफ हो जाते हैं। क्लियर है, चलिए सेकेंड है हमारे पास, what happens when ethanol is treated with sodium metal? State the behavior of ethanol in this reaction. आपको बताना है कि इथेनॉल की रिएक्शन जब हम सोडियम मेटल से करवाते हैं तो क्या होता है। इथेनॉल क्या है हमारे पास, C2
H5OH और सोडियम क्या है हमारे पास Na। जब रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा C2H5ONa और क्या निकल जाएगा इसमें से अलग हाइड्रोजन गैस। इसे हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, तो यानी इस रिएक्शन में सोडियम इथॉक्साइड बनेगा। ये जो होता है एक सॉल्ट है और वाटर में सॉल्युबल होता है, कलरलेस होता है, और साथ में क्या निकल जाती है इसमें से हाइड्रोजन गैस। आपको इसे बताना इथेनॉल का बिहेवियर क्या है। इथेनॉल ने क्या किया इसके अंदर कि जब इथेनॉल ने रिएक्ट किया सोडियम से तो सोडियम ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया वहां से और खुद आके सोडियम इथॉक्साइड फॉर्म कर लिया और साथ में क्या रिलीज हो गई इसमें से हाइड्रोजन गैस। साथ में हम ये भी बता सकते हैं इसके अंदर अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है तो क्या होगा पॉप साउंड आएगा। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। यहां जो वर्ड दिया है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो का मतलब क्या होता है रिंग स्ट्रक्चर और हेक्सेन का मतलब क्या होता है 6 कार्बन। कितने कार्बन 6 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड। स्ट्रक्चर बना देंगे हम, कितने कार्बन ऐड कर देंगे 6 करते हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। ये बन गई हमारे पास 6 कार्बन की चेन और ये क्या है रिंग स्ट्रक्चर है। बची बैलेंसिंग हम क्या ऐड कर देंगे हाइड्रोजन। कितने कितने हाइड्रोजन लगेंगे सब में 2 हाइड्रोजन। ये बन गया हमारा साइक्लोहेक्सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। इसका हमें IUPAC नेम देना है। कितने कार्बन है 2 कार्बन। हमें पता है जब 2 कार्बन होते तो क्या लगता है यहां पे वर्ड एथ। सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है ये इथेन। ठीक है, लेकिन यहां पे एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो गया है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये एल्डिहाइड। हमें पता है एल्डिहाइड जब फंक्शनल ग्रुप में आता है तो सफिक्स में क्या लगता है पीछे अल, यानी इथेन में क्या ऐड हो जाएगा अल। इसका मतलब क्या बना दिस इज कॉल्ड इथेनल। यानी जो सब्सटेंस है हमारे पास क्या है इथेनल। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया हमारा पूरा। अब इसके बाद हम चलते हैं सेक्शन ई की तरफ। सेक्शन ई जो पता है आपको केस बेस्ड स्टडी आती है, कोई पैसेज आ जाएगा या कोई केस आ जाएगा उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस आएंगे, ये हमें केयरफुली पढ़ के इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है एक पैराग्राफ दिया है homologous series is a series of compounds with similar chemical properties and same functional group differing from the successive member by CH2 group or 14 mass units. Members of a homologous series show gradual change in the physical properties such as melting point, boiling point, etc. with the increase in molecular formula in the series. सबको पता है ये हमारे NCERT का पैराग्राफ है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसे हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है What is the difference between 2 consecutive members in a homologous series in alkanes in terms of first molecular mass और number of atoms of elements। तो इसमें आपको ये बताना है कि homologous series के अंदर अगर लगातार 2 consecutive members हैं हमारे पास तो उनके बीच में एल्केन के टर्म्स में कितना डिफरेंस आएगा मॉलिक्यूलर मास में। अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे कितना डिफरेंस आता है CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता है और CH2 का मोलर मास कितना होता है 14, यानी मोलिकुलर मास की बात करें तो 14 यूनिट का डिफरेंस आएगा। क्योंकि हमें पता है होमोलोगस सीरीज में हर नेक्स्ट चेन के अंदर CH2 ग्रुप ऐड होता चला जाता है। भी पूछा इन्होंने आपसे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, कितने एटम्स नंबर के एलिमेंट से ही डिफरेंस आएगा। हमें पता है CH2 ग्रुप की वजह से आएगा, यानी कि 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इन 3 की वजह से इसमें डिफरेंस आएगा। चलिए ये फर्स्ट हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट, राइट द फॉर्मूला एंड IUPAC नेम ऑफ द नेक्स्ट होमोलॉग ऑफ CH3CH2OH। इसका नेक्स्ट होमोलॉग बताना है आपको। अभी हमने पढ़ा नेक्स्ट होमोलॉग के लिए हम क्या ऐड कर देंगे, इसमें CH2 ग्रुप ऐड कर देंगे। तो क्या नाम था अभी इसका, दिस इज इथेनॉल, क्योंकि 2 कार्बन है और क्या लग गया OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या होता है, एल्कोहल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है
और अल्कोहल में क्या प्रीफिक्स लगता है इसकी जगह? ऑल। दिस इज इथेनॉल और इसमें हमने एक कार्बन की चेन और ऐड कर दी तो क्या बन गया ये? दिस इज प्रोपेनॉल। यानी इसके अंदर हम एक कार्बन की चेन और ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास? और फॉर्मूला भी लिखना है इसका तो हम लिख देते हैं CH3 CH2 और क्या लगाएंगे वापस से? CH2OH। अब इसको बना भी सकते हैं स्ट्रक्चर, कैसे बनाएंगे? 3 कार्बन की चेन, उसमें लगा दिया हमने OH ग्रुप, यहां लगेगा H, यहां भी 2 H और यहां पे 3 H। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेनॉल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बी पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिलोंग टू द सेम होमोलोगस सीरीज? ये 4 कंपाउंड दिए हैं आपको, 1 2 3 4। इन 4 में से कौन से 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक ही ग्रुप से लिंक रखते हैं? चेक करते हैं हम। पहला है C2H6, दूसरा है C2H6O, सेकेंड है C2H6O2 और फोर्थ है CH4O। आपको कुछ दिखाई दे रहा है इसके अंदर? इसमें हमें एक चीज दिखाई दे रही है, फॉर्मूला दिखाई दे रहा है CnH2n+2 और O। कौन सा ग्रुप है ये? दिस वन एंड दिस वन। करके देखते हैं एक बार इसको अगर हम बनाएं चेन तो हम क्या बनाएंगे इसको? CH3OH। सही है। और इसको हम बनाए तो हम क्या बनाएंगे? 2 कार्बन है, बना दिया, एक OH लगा दिया, यहां लगेगा H2, यहां लगेगा H3। क्लियर है? यानी कि दोनों किसके हैं? अल्कोहल ग्रुप के होमोलोगस सीरीज के 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन के साथ ऑप्शन में क्वेश्चन और दिया है, ये ध्यान रखना ई सेक्शन में कि और वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ सेकंड के साथ है। यानी आप तो चाहो सेकंड कर सकते हैं और आप चाहें तो आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, बट फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी है करना। चलिए और में क्या दिया है देखते हैं। स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्कोहल कंपेयर्ड विद एल्केन्स। इस ग्राफ में आपको अल्कोहल और एल्केन के बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन दिया गया है। एल्केन को शो किया डॉट से और अल्कोहल को पूरा ब्लैक ब्लैक किया गया है। तो देखिए अल्कोहल में क्या हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है बट थोड़ा कम, लेकिन एल्केन्स के अंदर भी क्या हो रहा है? इंक्रीज तो हो रहा है, थोड़ा ज्यादा हो रहा है। तो इसमें कंपेयर करने को बोला है बॉइलिंग पॉइंट्स और अल्कोहल को। व्हाट डू यू डिपिक्ट फ्रॉम द गिवन ग्राफ? इस ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? इस हमें पता यह चल रहा है कि एल्केन और अल्कोहल दोनों का ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, बट इसमें अल्कोहल का थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है और एल्केन में थोड़ा सा ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है। लेकिन आपको पता होगा कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्केन से ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि जो अल्कोहल होता है उसमें 2 बॉन्ड होते हैं, एक होता है हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा होता है वैंडरवाल बॉन्ड। सबको पता होगा ये। तो ये दोनों बॉन्ड की वजह से अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जबकि जो एल्केन्स होते हैं उसमें सिर्फ वैंडरवाल बॉन्ड होता है जो कि वीक बॉन्ड होता है, इसलिए अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे सॉल्यूशंस केमिस्ट्री के। आपको आई हो आपको समझ में आए होंगे। तो आपके एग्जाम्स के लिए ये प्रिपरेशन बहुत है, आप चाहे तो और क्वेश्चन कर सकते हैं इसी टाइप के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।